नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं मध्य भारत की खबरें। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज का दिन बहुत अहम रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सरकार ने अपनी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका पेश किया। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि विकास यात्रा निरंतर जारी रहेगी और विजन 2047 के तहत पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे जमीनी स्तर पर विकास तेज हो सके। ये मेरे हाथ में संचालन नहीं, भाई साहब से पूछो। मुख्यमंत्री जी, देखते देखते 2 साल गुजर गए, पता ही नहीं लगा। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई 2 साल पूरे होने पे। सर, मेरा सवाल ये है कि कई लगातार काम हुए, कई विभागों में काम हुए, और जिस विभाग से हम लोग बहुत ताल्लुक रखते हैं, आम जनता ताल्लुक रखती है, वो है स्वास्थ्य विभाग। बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और अभी हमने देखा देखते देखते 19 सरकारी मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। मगर उनमें अभी एक सर्वे आया, मेडिकल कॉलेज में पता लगा है कि करीब 35% पोस्ट खाली हैं, फैकल्टी नहीं मिल पा रही हैं। तो एक वो दिक्कत हो रही है और हम लोग देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स तो बहुत जल्दी खड़ी हो रही हैं, इक्विपमेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे, मगर काम करने वाले लोगों की अभी बड़े पैमाने पर तंगी है। तो इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि पिछले समय माननीय राजेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, इनके विभाग की समीक्षा में हमने इस बात को कोट किया था कि हम ये थोड़ा सा ये संक्रमण काल है, जब हम तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, तेज गति से बाकी काम कर रहे हैं, तो हमको उतनी तेज गति से विशेषज्ञ भी चाहिए, वो सारी भर्तियां भी चाहिए, और उन भर्ती के साथ में एक अच्छा प्लस पॉइंट जिस पे हम काम कर रहे हैं, उस पे भी हम आगे काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एकमात्र राज्य ऐसा है जो अपने बच्चों को मेडिकल के सभी प्रकार की शिक्षा देने में राज्य से उसको मदद लोन के रूप में मिल रही है, जो बाद में हम उससे बांड के रूप में लेना चाहते हैं। तो ये धीरे धीरे करके उस तरह की पूर्ति भी करेंगे, क्योंकि ये सही है कि अगर हमको सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज चालू करना है तो सिंगरौली का कोई व्यक्ति आसपास का तो रुक जाएगा सिंगरौली में, लेकिन दिल्ली बंबई वाला विशेषज्ञ आके सिंगरौली में रुकेगा, ये थोड़ी। तो एक बार फिर लौटते हैं मध्य प्रदेश खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक द्वार का निर्माण किया जाएगा। हमने पूर्व में घोषणा की थी कि भोपाल जो मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को समेटे हुए हमारी राजधानी है, उसके गौरवशाली अतीत को सामने लाने के लिए अलग अलग द्वार बनाए जाएंगे। राजा भोज के नाम पर भी हमने द्वार बनाया, जिनका मध्य प्रदेश से काफी गहरा और ऐतिहासिक संबंध रहा है। सम्राट विक्रमादित्य से सुशासन की प्रेरणा लेते हुए आज यहां नए द्वार के भूमि पूजन की कार्रवाई हुई है। ऐसे सभी गौरवशाली प्रश्नों के आधार पर कई महापुरुषों के नाम पर इतिहास को जीवंत करने का प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। आज भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक द्वार बना करके, जो हमने पूर्व में घोषित किया था कि हमारी भोपाल मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को समेटे हुए राजधानी, ऐसे कई गौरवशाली अतीत के पृष्ठ को दृश्यांकन रूप से सामने ला करके दिखाने के प्रयास के नाते से अलग अलग द्वार बनाए जाएंगे। पूर्ववर्ती नर्मदापुरम मार्ग पे राजा भोज के नाम पर द्वार बनाया, जिन राजा भोज का मध्य प्रदेश से देश के साथ बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। लगभग 1000 साल पुराने ऐसे सम्राट जिसने बहुत सारे क्षेत्रों में महारत हासिल की हुई थी, जिनका सुशासन आज भी याद रखते हैं। और राजा भोज जीवन भर जिसके आदर्श के आधार पर अपने आप को राजा मानते थे, ऐसे वीर सम्राट विक्रमादित्य, जिनका नाम वीरता के लिए, न्यायप्रियता के लिए, गंभीरता के लिए, धीरता के लिए, दानशीलता के लिए, हर जीवन के सभी गुणों के लिए उत्कृष्ट, ऐसा कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के शब्दों में भगवान राम का राम राज्य लाने का एक तरह से पूरा प्रतिकृति का प्रयास विक्रमादित्य के शासनकाल में दिखाई देता है। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य से लोकतंत्र के आज के समय में माफ करना, तो सुशासन के लिए विक्रमादित्य के नाम पर एक नया द्वार बनाने की आज यहाँ भूमि पूजन की कार्रवाई हुई है। हमारी भोपाल की राजधानी के साथ ऐसे सारे गौरवशाली पृष्ठों के आधार पर प्रत्येक मार्ग के साथ ऐसे महापुरुषों के नाम पर
वो इतिहास को जीवंत करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश और देश और दुनिया गौरवान्वित होती रही है। ऐसे सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर ये सीहोर और भोपाल की बाउंड्री पर वर्तमान में फंदा, लेकिन बाद में फंदे का नाम बदलकर हरिहर। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान संगोष्ठी और प्रदर्शनी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा किसानों का जीवन बदलना है और बदलने के लिए उनकी आमदनी बढ़ानी है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान भारतीय सरकार का संस्थान है जो डेयरी के क्षेत्र में एशिया का सबसे बेहतर संस्थान माना जाता है। आमदनी बढ़ाने का एक तरीका पशुपालन है। आज यहाँ 500 किसान जो पशुपालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें किट दी जा रही है, उन्हें पशुपालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन शुरू किया जाए और बाकी योजनाओं का भी बेहतर क्रियान्वयन किया जाए ताकि जनता का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। बदलना है और वो बदलने के लिए आमदनी बढ़ाना है। हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भारत सरकार का एशिया का सबसे बेहतर डेयरी के क्षेत्र में संस्थान है। आज डॉक्टर धीर सिंह और उनकी टीम यहां आई है। मैंने आग्रह किया था कि आमदनी बढ़ाने का एक तरीका है पशुपालन, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, कुक्कुट पालन भी आता है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे किसान और गरीब भाई बहन की आमदनी बढ़ना चाहिए। तो उनके लिए आज एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहां शुरू करें। आज के कार्यक्रम में 500 ऐसे छोटे किसान जो पशुपालन का काम करते हैं, उनको एक किट दिया जा रहा है जिसकी कीमत लगभग 2000 रुपया के आसपास होगी, ऐसा मुझे बताया गया है। और उसमें मिक्सर जिसमें पशुओं को आहार देते हैं, उसमें दवाइयां, साफ बाल्टी और बाकी चीजें दी जा रही है। और उनको ट्रेनिंग पशुपालन की, क्योंकि हम गाय भैंस ले तो आते हैं, लेकिन उनको क्या खिलाना चाहिए, उनको कैसे रखना चाहिए, रहने की जगह कैसी होनी चाहिए, अगर बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये सब चीजें बता के मेरा जो लक्ष्य है अभी हमारा वो ये है कि आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन पर शुरू करेंगे। और नीमच जिले के सरवानिया महाराज निवासी एक दंपत्ति की चित्तौड़गढ़ नीमच मार्ग पर निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा 3 वाहनों की भिड़ंत के कारण हुआ, जिसमें पिकअप, मारुति ओमनी वैन और थार कार शामिल थे। पिकअप चालक और उसका सहयोगी सड़क किनारे टायर बदल रहे थे, तभी ओमनी वैन बेकाबू होकर पिकअप से टकराई और पीछे से आ रही थी थार, वो भी उससे टकरा गई। इस हादसे में दंपति सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रायसेन में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए की अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। 3 जिलों के आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम चांदोड़ा में छापा मारा। यहां अवैध रूप से नकली शराब बनाई जा रही थी। विभाग ने 700 पेटी नकली शराब, 150 लीटर स्प्रिट और शराब बनाने का सामान जब्त किया है। इसके साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में रायसेन, विदिशा और भोपाल के आबकारी विभागों का अहम योगदान रहा। अब खबरें छत्तीसगढ़ की। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत गरियाबंद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के डीजीएन डिवीजन में सक्रिय 2 हार्डकोर माओवादी एसडीके एरिया कमेटी के पुरुष सदस्य संतोष और सीनापाली एरिया कमेटी की महिला सदस्य मंजू ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। दोनों ही नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। शासन की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति और गरियाबंद पुलिस की लगातार अपील से प्रभावित होकर दोनों माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों लंबे समय से गरियाबंद और ओडिशा सीमा से जुड़े जंगल क्षेत्रों में सक्रिय थे और कई गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं। गरियाबंद पुलिस ने शेष सक्रिय माओवादियों से भी अपील की है कि वे भी सरेंडर करके समाज की मुख्यधारा में लौट आए। जो लगातार सरेंडर का सिलसिला हमारे गरियाबंद जिले में चल रहा है, उसी क्रम में आज एसडीके एरिया कमेटी के एक एरिया कमेटी सदस्य और सीनापल्ली एरिया कमेटी के एक एरिया कमेटी सदस्य दोनों ने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में वापस लौटे हैं।
और ये जो विगत 1 वर्ष से हमारा सघन नक्सल विरोधी अभियान, नक्सल उन्मूलन अभियान चल रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव ये भी है। करीब करीब अब 20-22 के आसपास की संख्या में और माओइस्ट बचे हुए हैं। 3 ही एरिया कमेटी हमारी बची हुई है। एक एरिया कमेटी ने पूरा पिछली बार जो आत्मसमर्पण किया था, उसके पश्चात में 3 एरिया कमेटी अभी बचे हुए हैं। उसमें भी बहुत सारे सदस्य सरेंडर करना चाहते हैं। अब मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो अपना निर्णय लें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। हम कमिटेड हैं और हमारा जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। कितने के नाम? आखिरी तो ये जो मटाल में अभी पिछली बार एनकाउंटर हुआ था, जहां पर एक एसजेडसी मेंबर प्रमोद और एक सीसी मेंबर विमल की मृत्यु हुई थी, उस घटना में भी ये लोग शामिल हुए थे। इसके अलावा भी संतोष 2011 से इस क्षेत्र में सक्रिय है। तो इस बीच में उसके क्षेत्र में जो जितनी भी घटनाएं महत्वपूर्ण हुई, उन सब में शामिल रहे, उसकी सूची मैंने आपको दिया हुआ है। दोनों एरिया कमेटी सदस्य हैं, तो 5-5 लाख रुपए के इनाम है दोनों के ऊपर में। सर इनका क्या? तो लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। सरगुजा जिले के अमीरा कोयला खदान विस्तार को लेकर तनाव थम नहीं रहा है। 3 दिसंबर को ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद कांग्रेस नेता आदित्येश्वर शरण सिंह देव प्रभावित गांव में पहुंचे थे। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर घटनाक्रम की जानकारी ली और खदान विस्तार के खिलाफ एकजुट संघर्ष का आह्वान किया। ग्रामीणों का कहना है कि वे 2014 से विरोध कर रहे हैं और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। सिंहदेव ने इसे संवेदनशील मामला बताते हुए कानूनी लड़ाई और संस्कृति बचाने की बात कही है। पछोड़े गांव में आए ग्रामीणों से मिले, क्या निष्कर्ष निकला और आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? जी, परसोड़ी कला ग्राम में कोयला खदान को लेके ग्रामीणों के बीच आज हम लोग पहुंचे थे। 3 तारीख को जो हिंसा की घटना हुई, एक बहुत ही असंवेदनशील घटना रही। प्रशासन और गांव के बीच में ऐसा मुठभेड़ नहीं होना चाहिए था। भारत के हर नागरिक को इज्जत से भारत में रहने का अधिकार है, चाहे उनके जमीन के नीचे कोयला हो या ना हो, और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इस पे प्रशासन को ध्यान रखना था, धैर्य रखना था। और अगर कोई कार्रवाई कर रहे थे तो गांव को साथ लेके करना था, दबावपूर्ण तरीके से, ताकि ऐसी हिंसा की स्थिति बने उसको रोका जा सकता था। कई लोगों को यहाँ चोट लगी, पुलिस प्रशासन में भी कई लोगों को चोट लगी, गांव में कई लोगों को गंभीर चोट लगी। हम लोग उनसे मिले, इलाज में भी कहीं जगह कमी रही है, उसके लिए भी बात हुई। और जमीन अधिग्रहण को लेके गांव की मंशा जानने के उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ जुटे थे और गांव वालों ने अपनी बात हम लोग के सामने रखी है। उसको ध्यान में रखते हुए आगे किस तरह से कानूनी कार्यवाही करके, कोल बेरिंग एक्ट कठोर कानून है जमीन अधिग्रहण में। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कुसमी धान मंडी में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें ट्रैक्टर के बेकाबू होकर पलटने से 45 साल के हरिमोहन एक्का की मौत हो गई। यह हादसा खराब रास्ते और अव्यवस्थित प्रबंधन की वजह से हुआ, जिससे स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। मंडी प्रबंधन ने मौके पर पहुंचने में देरी होने का हवाला देते हुए कहा, हम क्या बोलें, हम मौके पर नहीं थे। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और इस हादसे ने सुरक्षा और सड़क व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो यहाँ पास आए हुए थे, तो धान बेचने आए हुए थे आप? हाँ, धान बेचने। क्या हुआ? अभी 11 बजे ट्रैक्टर में शायद किन्हीं का मृत्यु हो गया। कौन थे वो? आपके परिजन थे? हाँ। क्या नाम था उनका? हरिमोहन का। हरिमोहन। कैसे हुआ घटना? कैसे हुआ घटना? खड़ा गाड़ी में बैक आ गया। अच्छा, गाड़ी आने का क्या वजह बना? बैक आने का वजह क्या है? गाड़ी बैक क्यों आए? गाड़ी तो बैक वजन की वजह से आया, क्या है कि पीछे वजन था। अच्छा, तो कितना बोरा कै ठे बोरा गिर गया था चढ़ाते समय? 8-9 थे। तो उसको उठाते टाइम गाड़ी ढल गई? उठा दिए थे, बस 2 बाकी था। अच्छा,
क्या नाम है उनका जिनकी मृत्यु हुई? हरि मोहन। कौन से ग्राम पंचायत के हैं? कितना वर्ष हो रहा है उनका? 60 वर्ष। बताइए अपना। सत्येंद्र सिंह। हाँ, क्या हुआ यहाँ बस? 11 बजे लगभग हम लोग यहाँ धान बेचने आए थे मंडी। हाँ। और एक ट्रैक्टर से लोड ट्रैक्टर से लोड गाड़ी यहाँ चढ़ रहा था, तो कैसे घटना हो गया ये? घटना जैसे ऊपर घटिया के ऊपर चढ़ा है और सड़क खराब होने के कारण यहाँ 2-4-5 बोरी ट्रैक्टर से नीचे गिरा बोरा। हाँ। और उसको किसान संभालने के चक्कर में फिर गाड़ी पीछे हुआ जी। और उसके कारण से चढ़ गया ट्रैक्टर। ऐसा घटना होने का संभावना क्यों बना? सड़क को लेकर? हाँ, रोड खराब होने के कारण। रोड खराब होने के कारण हाँ। एक्सीडेंट हुई और फिर उसका मृत्यु हुआ। हाँ, ट्रैक्टर पीछे चल गया।